अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी पर स्वागत है। मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और मुस्लिम हीरो की कहानी लेकर। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिन्हें आमतौर पर शेर मैसूर या मैसूर का शेर कहा जाता है, इनका जन्म 1 दिसंबर 1751 यानी 1172 हिजरी को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। इनका असली नाम सुल्तान फतेह अली शहाब था, लेकिन सूफी संत टीपू मस्तान के नाम पर इन्हें टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। इनके वालिद का नाम हैदर अली और मां का फक्रुन्निसा था। इनके वालिद मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बन गए। हैदर अली का इंतकाल पार्टोनोवा की लड़ाई के दौरान जंग में घायल होने की वजह से हुआ था। अपने वालिद हैदर अली के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अपने पिता की तरह ही वह भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही वजह थी कि अंग्रेज उनसे काफी डरे हुए रहते थे। टीपू सुल्तान की शख्सियत में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह बहुत सी भाषाओं के जानकार थे। अपने वालिद के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक और जंग की तालीम ली थी। टीपू सुल्तान एक कुशल शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। टीपू का सुसंस्कृत मन था। वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़ और उर्दू बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फारसी में बात की। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिष और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। कवियों और विद्वानों ने उनके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन थे। टीपू सुल्तान का नाम उर्दू पत्रकारिता के जनक के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। वह गुलामी को खत्म करने वाले पहले शासक थे। टीपू सुल्तान को ही रॉकेट साइंस का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपनी सेना में इनका उपयोग किया था। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता, गणित और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक ग्रंथ थे। अंग्रेज कभी भी टीपू सुल्तान से अकेले नहीं लड़ पाए। वह टीपू सुल्तान के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमेशा निजाम और मराठों का साथ लेते थे। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच 4 जंगें हुई, जिनमें पहली 2 जंगों में उनके वालिद हुक्मरान थे और बाद की दोनों जंगों में टीपू खुद हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान ने महज 15 साल की उम्र में अंग्रेजों को पहली बार हराया था, जब 1766 में अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीति के तहत मैसूर को ब्रिटिश राज में मिलाना चाहते थे। टीपू और उनके वालिद से हारने के बाद अंग्रेज अगले 13 साल तक मैसूर की ओर नहीं पलटे। फिर 1779 में अंग्रेजों ने माहे बंदरगाह और बाद में चित्तूर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने 1781 में अंग्रेजों से सब वापस ले लिया। टीपू सुल्तान और हिंदू धार्मिक नेताओं के संबंध हमेशा से मधुर रहे थे। इसकी एक मिसाल 1791 में मिलती है, जब रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। टीपू सुल्तान ने भी शंकराचार्य को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने आक्रोश और दुख व्यक्त किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के आसफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को राहत के तौर पर नकद धन और अन्य उपहार दिए जाएं। 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान के राज में मैसूर की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊपर था, यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी ऊपर। उनके शासन के दौरान शराब के सेवन और वेश्यावृत्ति पर सख्त प्रतिबंध था।
टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है क्योंकि वह एक खतरनाक योद्धा थे और इतनी तेजी से आगे बढ़ते थे कि उनके दुश्मनों को लगता था कि वह एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हों। शेर उनका राजकीय प्रतीक भी था। उनके हथियारों, वर्दी और साथ ही महल को भी शेर के प्रतीक से सजाया गया था। इसके अलावा भी उनको शेर कहने की एक वजह थी। वह यह थी कि एक बार टीपू सुल्तान अपने किसी दोस्त के साथ शिकार कर रहे थे। इसी बीच उनकी बंदूक जाम हो गई और एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। वह बिना घबराए शेर से लड़े और सिर्फ एक चाकू की मदद से शेर को शिकस्त भी दी। वह एक राजा थे लेकिन हमेशा हल्के कपड़े ही पहनते थे। बग्घी में चलना उनको पसंद नहीं था। वह अक्सर घोड़े पर चलना पसंद करते थे। इसमें ही उन्हें मजा आता था। 1799 में अपनी आखिरी जंग में वह एक आम सिपाही की तरह लड़े जब अंग्रेजों की 3 सेनाओं ने उन्हें घेर लिया था। इनकी 2 सेनाएं इंग्लैंड से आई थीं और एक बॉम्बे से। टीपू सुल्तान अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ मिलकर एक आम सिपाही की तरह लड़े। टीपू सुल्तान आम सिपाही की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों को अभी भी डर बना हुआ था क्योंकि टीपू सुल्तान उन्हें कहीं मिले नहीं थे। वह जिंदा रहते अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए। अंग्रेजों के लिए वह हमेशा एक रहस्य बने रहे। अंग्रेजों ने उन पर इतनी किताबें लिखी कि इतनी शायद भारतीय इतिहासकारों ने भी नहीं लिखी। उनके ही एक सिपाही के बताने पर ही अंग्रेजों को पता चला कि टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं। अंग्रेजों ने जब उनका शरीर देखा तो उनकी जान में जान आई। शहीद होने से पहले उनके एक दोस्त ने उन्हें महल छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन वह महल छोड़कर नहीं गए और बोले, बहादुर की एक दिन की जिंदगी कायर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान अब भी अंग्रेजों से शिकस्त नहीं खाते क्योंकि अंग्रेजों की सेना का राशन भी खत्म होने वाला था। इसलिए उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन वह अपने करीबी रिश्तेदार की गद्दारी का शिकार हुए। उनके रिश्तेदार ने अंग्रेजों का सहयोग किया और किले की दीवारों को कमजोर किया, जिससे अंग्रेज आसानी से किले के भीतर पहुंच सके। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज उनकी तलवार, उनके रॉकेट और उनसे जुड़ी हुई बहुत सी चीजें इंग्लैंड ले गए, जिनमें से बहुत सी अभी भी लंदन के म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थे टीपू सुल्तान जिन्होंने कभी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। इसी तरह के और मुस्लिम नायकों की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।